Good morning, students. Today I am going to explain the first lesson of your Moments book. The title of the chapter is The Lost Child. This story is written by Mulk Raj Anand. At first, I will give you a brief introduction of this story. So, The Lost Child is the story of a small child once who went to a fair along with his parents. But the child gets lost in the fair. The story highlights the bond of love and affection that the child shares with his parents. Before losing them, he had been demanding different things like sweets, balloons, flowers, swings, etc. Once he loses them, he is picked up by a stranger. The stranger tries to make the child calm, tries to quieten the child, by offering him all these things that he had demanded earlier from his parents. But the child does not want them anymore. He wants his parents first. तो एक कहानी एक छोटे बच्चे के बारे में जो एक मेले में खो जाता है, जहां वह अपने माता पिता के साथ जाता है। ये कहानी जो है माता पिता का बच्चों से जो लगाव होता है उसको दर्शाता है। जब वो अपने माता पिता के साथ मेले में घूम रहा था तो उसने अनेक चीज़ों की डिमांड करी। उनसे माता पिता उसको देने से मना कर देते हैं। जब वो उनसे बिछड़ जाता है तो एक अजनबी व्यक्ति उसके साथ होता है, उसको शांत करता है, उसको वो सारी चीज़ें देने की कोशिश करता है, लेकिन बच्चा तो बस अपने माता पिता को याद करके रोता रहता है। It shows the bond of love that the child shares with his parents. To explain the text line by line, so open your books and listen to me carefully. I will explain the difficult words too. It was the festival of a spring. A spring बसंत का मौसम होता है, वसंतोत्सव था। From the wintry shades of narrow lanes, जैसा कि हम जानते हैं विंटर सीजन के बाद स्प्रिंग सीजन आता है। विंट्री यानी रिलेटिंग टू विंटर सीजन, शेड्स छाया को बोलते हैं, नैरो लेंस एलिस, लेंस और एलिस का मतलब पाथ रास्ता, मार्ग, नैरो है पतला सकरा मार्ग। इमर्ज्ड ए गैली क्लैड ह्यूमैनिटी, जितने भी रास्ते थे, जितने भी मार्ग थे, उन सारे रास्तों से बहुत सारे लोग बाहर आ रहे थे, जो सारे प्रसन्न मुद्रा में थे। गैली, हैप्पीली, चीयरफुली, क्लैड, क्लैड का मतलब होता है ड्रेस्ड, वैसे पोशाक से ढका हुआ। यहां पर मीनिंग थोड़ा डिफरेंट है। ग्लैड ह्यूमैनिटी यानी वो सारे लोग जो आ रहे थे वो पूरी तरह से खुश थे। खुशी का, उत्साह का, उमंग का एक आवरण उनके शरीर पर ढका हुआ था। प्रसन्न मुद्रा में थे सबके सब। Some walked, some rode on horses, others sat being carried in bamboo and bullock carts. कुछ लोग चल रहे थे, कुछ घोड़े पर सवार थे, कुछ लोग बम्बू या बुल्लक कार्ट्स जो होती हैं, बैलगाड़ी वगैरह, उन पर लाए जा रहे थे, ढोए जा रहे थे उन पर।
One little boy ran between his father's legs, brimming over with life and laughter. एक छोटा लड़का जो था अपने माता पिता के साथ चल रहा था, जो खुशी और उत्साह से लबरेज था, भरा हुआ था। ब्रिमिंग ओवर का मतलब होता है टू बी फुल ऑफ समथिंग, किसी चीज से भरा हुआ होना। तो किस चीज से भरा हुआ था वो? उत्साह से, उमंग से, जिंदा दिली से। भाई बच्चा था, बच्चे को मेले जाने की बड़ी वो लालसा होती है, जिज्ञासा होती है। तो विंटरी शेड्स का मतलब यहाँ पर है विंटर सीजन में जो पतले सकरे रास्ते होते हैं वो उन पर एक कोल्ड शेड होता है, ठंडी छाया होती है, उसी को विंटरी शेड बोला जाता है। अर्थात विंटर सीजन को पीछे छोड़कर लोग अब स्प्रिंग सीजन में बड़े खुशी और उत्साह के साथ प्रवेश करते हैं। लोगों की भीड़ हर गलियों से निकल रही थी, हर सड़क से निकल रही थी। सब खुशी उत्साह से लबालब थे, लबरेज थे। कुछ पैदल थे, कुछ घोड़े पर सवार, तो कुछ दूसरी गाड़ियों से ढोए जा रहे थे। उन्हीं में से एक लड़का था। लड़का भी देखकर यूं लग रहा था जैसे खुशी उत्साह उमंग से लबरेज हो, अपने माता पिता के साथ चल रहा था, दौड़ रहा था। कम चाइल्ड कम, कॉल्ड हिज पेरेंट्स। उसके पेरेंट्स ने कहा, आओ बेटे आओ। एज ही लैग्ड बिहाइंड, लैग्ड बिहाइंड मतलब लेफ्ट बिहाइंड, पीछे छूट जाना। बच्चा थोड़ा पीछे छूट गया था, छोटा बालक था। फैसिनेटेड बाई द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइंड द वे। फैसिनेटेड बाई का मतलब होता है अट्रैक्टेड टू, आकर्षित होना। तो मार्ग के दोनों तरफ जो दुकानें सजी थी, उन दुकानों में जो खिलौने टंगी थी, उन खिलौनों को देखकर बच्चा आकर्षित हो गया, इसलिए वो थोड़ा अपने पेरेंट्स से पीछे छूट गया था। लाइंड द वे का यहां पर मतलब है वेयर सेटअप अलोंग द वे, मार्ग के दोनों तरफ एक व्यवस्थित तरीके से सेटअप होना। ही हरिड टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स। वो लड़का जो है वो बड़ी तेजी से अपने माता पिता की ओर गया। हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल। उसके पैर जो थे अपने माता पिता के निर्देश के अनुसार बिल्कुल आज्ञाकारी थे। जो ही उसके माता पिता ने बोला वह तेजी से उनकी तरफ गया। हिज आईज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज। उसकी आंखें अभी भी उन खिलौनों को निहार रही थी। उन खिलौनों से वो आगे बढ़ता जा रहा था, वो पीछे छूटते जा रहे थे। उनकी तस्वीर धुंधली नजर आ रही थी, फिर भी वो देख रहा था उन्हें। तो लिंगरिंग का मतलब है लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, और रिसीडिंग का मतलब है लेफ्ट बिहाइंड एज ही वॉकड अहेड। आगे बढ़ने पर जो कोई चीज पीछे छूट जाती है उसको रिसीडिंग बोलते हैं, और लिंगरिंग का मतलब यहां पर है लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, कंटिन्यूअस भी बोल सकते हैं। उसकी आंखें लगातार उन पीछे छूटते हुए खिलौनों को निहार रही थी। As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart. जहां उसके माता पिता रुककर उसका इंतजार कर रहे थे, वो वहां जब पहुंचा तो अपने मन में दबी हुई इच्छा को वो रोक नहीं पाया। मन की इच्छा को दबा नहीं पाया। Even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes, यद्यपि वो जानता था अपने पिता के आंखों में वही पुराना किसी चीज को मांगने पर इनकार करने का भाव वो अच्छे से जान रहा था। कोल्ड का मतलब यहां पर है विदाउट एनी फीलिंग्स, इमोशंस। अस्टेयर का मतलब लुक होता है, रिफ्यूजल यानी डिनाइल, इनकार होता है। वो जानता था अपने पिता की आंखों में वो वही पुराना इनकार का भाव।
कोल्ड स्टेयर, किसी तरह की फीलिंग नहीं अपने बेटे की इच्छा के लिए। वो जानता था, फिर भी वो अपने मन की इच्छा को व्यक्त कर ही दिया उसने। तो कोल्ड का मतलब यहां हुआ विदाउट एनी फीलिंग्स, इमोशंस। लिंगरिंग का मतलब हुआ लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। रिसीडिंग का मतलब हुआ लेफ्ट बिहाइंड एज ही वॉक्ड अहेड। सप्रेस का मतलब हुआ पुट एन एंड टू। कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल, इस पूरा का मतलब हम ये भी लिख सकते हैं इमोशनलेस वे। इमोशनलेस वे। आई वॉन्ट दैट टॉय ही प्लीडेड, वो गिड़गिड़ाया, मैं वो खिलौना चाहता हूं। द चाइल्ड वॉज अनेबल टू कंट्रोल हिज डिजायर एनी लॉन्गर। बच्चा अपने मन की इच्छा को अब दबा नहीं सकता था, नियंत्रित नहीं कर सकता था। ही सेड दैट ही वांटेड टू बाई द टॉय, उसने कहा कि मैं वो खिलौना खरीदना चाहता था। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड इन हिज फैमिलियर टायरेंट्स वे। उसके फादर ने अपने उसी गुस्सैल अंदाज में, क्रूर तरीके से, लाल लाल गुस्से से आंखें करके उसकी तरफ देखा। टायरेंट का मतलब क्रूएल होता है। उसका फादर गुस्सा हो उठा। अपने बेटे फादर के स्वभाव को जानता था, ऐसा नहीं, फिर भी छोटा बच्चा है, अपनी मन की इच्छा को वो दबा नहीं सका। वो गिड़गिड़ाया, मैं वो खिलौना चाहता हूं, लेकिन उसके फादर गुस्से से लाल लाल आंखें करके उसकी तरफ घूरने लगे। हिज मदर, मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, was tender and giving him her finger to hold, said, look child, what is before you? लेकिन उसकी माँ जो थी वो थोड़ी, हिज मदर मेल्टेड, तो मेल्टेड का यहाँ मतलब है बिकेम टेंडर एंड लविंग। बिकेम टेंडर एंड लविंग, थोड़ा नेक और दयालु होना। मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, फ्री स्पिरिट ऑफ द डे का यहां पर मतलब है उस दिन सारे लोग बड़े खुश थे, तो चीयरफुल मूड ऑफ द डे, ये मतलब सही होगा इसका। उस दिन का जो हर्षोल्लास था, लोगों के मन में जो उमंग था, तो खुशी का माहौल था हर जगह, उसका प्रभाव हर किसी पर पड़ता है। तो उसकी मां भी बड़ी उस दिन नरम दिल थी, नेक दिल थी। उन्होंने अपनी उंगली को बढ़ाते हुए बेटे से कहा, बेटा इसे पकड़ो, लुक चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू, देखो बेटे तुम्हारे सामने क्या है। तो मदर जो थी वो इमोशनल बन गई थी, क्योंकि उस दिन का जो माहौल था बड़ा हर्षोल्लास का था, खुशी का था। द मदर बिकेम इमोशनल ड्यू टू द चीयरफुल मूड। तो माँ ने कहा कि भाई देखो बेटा, व्हाट इज बिफोर यू मीन्स हर मदर गाइडेड हिम टू अ प्लेस। व्हाट इज बिफोर यू मीन्स व्हाट फ्रंट ऑफ हिम, देखो तुम्हारे सामने क्या था। मतलब उसके माँ ने उसका ध्यान डाइवर्ट करने की थोड़ी कोशिश की। तो सामने क्या था भाई? इट वॉज a flowering mustard field, pale like melting gold as it swept across miles and miles of even land. सामने लहलहाते सरसों के खेत थे, पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, पिघलते हुए सोने के समान वो दिख रहे थे, सुनहरे। इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स, मीलों दूर तक फैले हुए थे। ऑफ इवन लैंड, उस समतल भूभाग पर मीलों दूर तक सरसों के सुनहरे खेत नजर आ रहे थे।
A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings. Dragonflies is a type of butterfly. उनका एक झुंड था. गॉडी का मतलब होता है एक्सट्रीमली ब्राइट, चमकीला. पर्पल इज ए टाइप ऑफ कलर. अपने चमकीले पर्पल कलर के पंखों से वो जो थे वो झुंड के झुंड उड़ान भर रहे थे. इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ ए लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स. इंटरसेप्टिंग मतलब स्टॉपिंग, इंटरप्टिंग. एक अकेली जो ब्लैक बी थी, एक ऐसी बटरफ्लाई जो फूलों के स्वीटनेस की तलाश में हो, उसके मार्ग को वो अवरोध कर रहे थे. उन ड्रैगन फ्लाइज का जो झुंड था, उनके मार्ग को वो रोक रहा था. द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विथ हिज गेज. बच्चा जो था हवा में एकटक उस तितली को निहार रहा था, उन्हें देख रहा था. टिल वन ऑफ देम वुड स्टील इट्स विंग्स एंड रेस्ट एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट. इसलिए देख रहा था कि इनमें से कोई अपने पंखों को विराम दे और कहीं पर बैठे तो मैं इसे पकड़ सकूं. बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू द एयर. लेकिन वो अपने पंख को फड़फड़ाता हुआ हवा में उड़ चला. फ्लटरिंग फ्लैपिंग, these words are used here for the movement of wings of flies, dragonflies or butterflies. It means to move up and down or side by side. When he had almost caught in his hands, जब वह उसे लगभग पकड़ ही चुका था, then his mother gave a cautionary call, come child come onto the footpath. तो उसकी मां ने उसको सावधान करते हुए आवाज लगाई, बेटे इधर आओ, रास्ते पर आओ, मार्ग पर आओ, फुटपाथ पर आओ. करते हुए किसी को पुकारना, वार्न करते हुए. तो इस पैराग्राफ में कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं, पहले वो डिस्कस करके फिर से एक बार इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा. फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, खिले हुए फूलों से लहलहाते सरसों के खेत. पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, पेल एक कलर होता है, येलोइश कलर को बोलते हैं. पीलापन लिए हुए रंग को पेल कलर बोलते हैं. तो पिघलते हुए सोने के समान जो सुनहरा रंग होता है, उसी को बोला जा रहा है. एक्रोस का मतलब है दूर दूर तक फैला हुआ. इवनलैंड यानी समतल भूभाग. गॉडी का मतलब हो गया एक्सट्रीमली ब्राइट एंड शोई. इंटरसेप्टिंग का मतलब हो गया इंटरप्टिंग, अवरोध डालना. स्वीटनेस जानते ही हैं, मिठास होता है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है. गेज का मतलब होता है स्टीडी लुक, एकटक नजर किसी चीज पर. फ्लटरिंग फ्लैपिंग मैं पहले भी बता चुका कि ये दोनों जो शब्द हैं यहां पर यूज हुए हैं किस चीज के लिए, तो मूवमेंट ऑफ विंग्स ऑफ फ्लाइज के लिए. इनका मतलब होता है टू मूव साइड बाय साइड, अप एंड डाउन, यही मतलब होता है इनका. जैसे बोलते हैं ना फड़फड़ाना, वही मतलब है इसका हिंदी में अगर बोलें तो. और तो कोई वर्ड इसमें वैसा है नहीं.
हाँ, एक वर्ड पीछे रह गया, बस्लिंग। बस्लिंग का मतलब होता है मूव एनर्जेटिकली, पूरे ऊर्जा के साथ, पूरे उत्साह के साथ मूव करना, इसी को बस्लिंग बोला जाता है। कॉशनरी का मतलब वही होता है, वार्निंग। वार्निंग के सेंस में इसका प्रयोग होता है। He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while. वो बड़ी खुशी के साथ अपने माता पिता की तरफ दौड़ा। एब्रेस्ट का मतलब होता है साइड बाय साइड एंड फेसिंग द सेम वे। एक हम कहते हैं ना, कंधे से कंधा मिला के चलना, साथ साथ चलना, उसी को एब्रेस्ट बोलते हैं। फिर वो अपने माता पिता की तरफ दौड़ा, जो ही उसकी माँ ने पुकारा, और उनके साथ थोड़ी देर तक चला। Being however soon left behind, जबकि थोड़ी देर में फिर पीछे छूट गया। Attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. अब वो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, जो इंसेक्ट और वर्म्स थे, जो फुटपाथ पर ही यहाँ वहाँ झुंड के झुंड अपने हाइडिंग, छुपने की जगह से बाहर निकल के सूर्य की किरण को एंजॉय कर रहे थे, धूप को एंजॉय कर रहे थे, उनकी ओर वो आकर्षित हो गया। टीमिंग आउट का मतलब होता है कमिंग आउट इन ग्रुप, झुंड में निकलना बाहर, उसी को टीमिंग आउट बोलते हैं। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ ए ग्रोव। ग्रोव बोलते हैं बगीचे को हिंदी में, ग्रुप ऑफ ट्रीज को, पेड़ों के झुंड को। वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ ए वेल, ही रैन टुवर्ड्स देम। एक पेड़ों के झुंड की छाया में नीचे बैठे हुए थे उसके माता पिता, और वो पुकारते हैं कम चाइल्ड कम। वहां पर एक कुआं था, कुएं की चार दीवारी के किनारा जो होता है, उसी पर वो बैठे हुए थे। ही रैन टुवर्ड्स देम, वो दौड़कर अपने माता पिता की तरफ गया। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hands. But lo, he heard the cooing of doves and ran towards his parents, shouting, "The dove, the dove!" The raining petals dropped from his forgotten hands. शॉवर ऐसे पानी के झरना को भी बोलते हैं। यहां पर क्या है, फूलों की बारिश। छोटे छोटे फूल जो थे उस बच्चे के ऊपर गिर रहे थे। जो ही वो उन पेड़ों के झुंड के बीच में इन करता है, प्रवेश करता है, तो ऊपर से ढेर सारे छोटे छोटे फूल उस पर बरस पड़ते हैं। वो एंजॉय करते हुए वो अपने माता पिता को भूल जाता है। वो उन फूलों की पंखुड़ियों को अपने हाथों से इकट्ठा करने लगता है। बट लो, लेकिन ये क्या, he heard the cooing of doves and ran towards his parents. डव एक पक्षी होती है। उसने उस पक्षी की आवाज सुनी और अपने माता पिता की तरफ दौड़ कर गया, चिल्लाता हुआ, द डव, द डव। वो जो बरसते हुए फूलों की पंखुड़ियां उसने अपने हाथों में ले रखी थी, अब उनके बारे में वो भूल चुका था। उसका ध्यान तो पक्षी की तरफ चला गया। वो अब उसके हाथों से नीचे गिरने लगी थी।
अब इसमें कुछ वर्ड मीनिंग है, थोड़ा वर्ड मीनिंग देख लेते हैं भाई। शॉवर का मतलब वही होता है रेन, ए ब्रीफ फॉल ऑफ प्रेसिपिटेशन। इसका मतलब ये भी हो सकता है ए फॉल ऑफ ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स स्पेशली फ्रॉम द स्काई। इसका मीनिंग ध्यान से आप समझें। शॉवर का मतलब वैसे पानी का झरना से जो पानी गिरता है वो तो होता ही है, लेकिन इसका मतलब एक और होता है कि किसी चीज मतलब ग्रुप में कोई वस्तु का खास करके आकाश से नीचे गिरना, इसको भी शॉवर बोलते हैं। तो यहां पर ये मीनिंग इसके लिए ज्यादा सूटेबल होगा। ग्रोव का मतलब मैंने बताया आपको, ग्रुप ऑफ ट्रीज, इसको ग्रोव बोला जाता है। पेटल्स फूलों की पंखुड़ियों को बोलते हैं। हाँ, एक और जो वर्ड आया है वो वर्ड कम एक्सप्रेशन ज्यादा है, एल ओ लो। इट इज यूज टू कॉल अटेंशन और टू एक्सप्रेस वंडर और सरप्राइज। एक प्रकार का एक्सप्रेशन होता है, यूज टू शो वंडर और सरप्राइज, ये इसका मतलब होता है। कम चाइल्ड कम, दे कॉल्ड टू द चाइल्ड। उसके माता पिता ने बच्चे को पुकारा, हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स राउंड द बनियान ट्री, and gathering him up they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard fields. कैपर का मतलब होता है टू लीप और स्किप अबाउट इन अ स्प्राइटली मैनर, टू रन एंड जंप अबाउट इन एन एनर्जेटिक वे। या इट इज सुटेबल मीनिंग हियर, टू रन एंड जंप इन एनर्जेटिक वे, हैप्पी, इन हैप्पी मूड। Who had now gone running in wild capers round the banyan tree। लेकिन यहां पर मीनिंग थोड़ा डिफरेंट होगा इसका। बनियान ट्री के चारों तरफ जो बनियान ट्री से लटकती हुई ब्रांच होते हैं उनको बोला जा रहा है, या बनियान ट्री के चारों तरफ उगी हुई झाड़ियों को वाइल्ड यहां बोला जा रहा है। उनके चारों ओर वो दौड़ने लगा, एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो विंडिंग फुटपाथ, और उन्हें इकट्ठा करने लगा। दे टुक द नैरो विंडिंग फुटपाथ विच लेड टू द, यहां पर उसके माता पिता हैं भाई, उन्होंने वही पतला सकरा सा रास्ता पकड़ा, विंडिंग फुटपाथ, विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड। वो रास्ता जो उन्हें मस्टर्ड फील्ड से होता हुआ वो मार्ग जो मेले की तरफ जाता था।
अब यहां पर एक वर्ड आया है, विंडिंग फुटपाथ। विंडिंग पाथ का कई मीनिंग होता है। विंडिंग पाथ का एक जो सामान्य मीनिंग होता है वो होता है ए पाथ स्पेशली इन द कंट्री साइड सराउंडेड बाई hilly terrain or where we can find the views of river, fields, etc. Such paths are called winding paths. इसी को विंडिंग पाथ्स या फुटपाथ हम बोल सकते हैं। तो वो रास्ता जो उन्हें मेले में ले जाता था, मस्टर्ड फील्ड से होता हुआ, उन्होंने उस रास्ते पर वो बढ़ चले। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs, converging to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. जब वो लोग गांव के नजदीक पहुंच गए थे, तो बच्चा जो था वो देख सकता था अनेक दूसरे पतले संकरे रास्ते, फुटपाथ जो भीड़ भाड़ से भरा हुआ था। थ्रॉन्ग्स का मतलब ह्यूज क्राउड्स को बोलते हैं, भीड़ को। कन्वर्जिंग टू द व्हर्लपूल ऑफ द फेयर, दो वर्ड होते हैं, कन्वर्ज और डाइवर्ज, और ये वर्ड आप लोगों ने साइंस में जरूर पढ़ा होगा, स्पेशली लाइट चैप्टर में। कन्वर्ज का मतलब होता है किसी एक पॉइंट पर ढेर सारे जब सनलाइट इकट्ठा होते हैं, इसको कन्वर्ज बोलते हैं।